बॉलीवुड के फिल्म मेकर सुभाष घई का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल। हिमेश रेशमिया ने सुभाष घई से की खास बातचीत। So now you understand the meaning of superstar? सुपरस्टार वो होता है जो दिलों को हिला दे। और मैं देख रहा हूं कि आप सब बच्चों के दिलों को हिला दिया और इसकी प्रेजेंस ने ज्यादा हिला दिया। क्या हो तुम यार? डायरेक्टर हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, सिंगर हो, शोमैन हो, परफॉर्मर हो, सातों गुण तो हैं। क्या है ना, अभी न्यू कमर हूँ एक्चुअली, अभी कुछ करना है बहुत चीज़ें दिमाग में है और बहुत और करना है। अगर सबकी बिकॉज अपना काम तो दुआओं से ही चलता है, तो वो दुआएं रही तो कुछ हो जाएगा। बाकी तो माँ बाप का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है और मेहनत कर रहे हैं, बस कोशिश कर रहे हैं। That's it। और क्या, भगवान है। ये तो हम सब कहते हैं। नहीं बट रियली मेरा वही है, क्योंकि ये भी वही कहते हैं जो सब कहते हैं। मुझे मालूम ही नहीं है कि कैसे क्या जो भी चीज़ें हो गई, इतने गाने हो गए, इतनी जर्नी हो गई, तो अभी सोचा अगर मैं कहूँ सबका प्यार है, आपका प्यार है, ईश्वर की दया है, उसका दया है, उसका, तो मेरा क्या है इसमें? तुम्हारे बहुत कुछ है मंदिर। बट सर एक्चुअली नहीं है, बिकॉज मैंने सोचा ही नहीं था। बस मैंने अपने आप से जो 2-3 सवाल किए कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, बिकॉज मैं फिल्मों का बहुत बड़ा फ़ैन था, म्यूज़िक का बहुत बड़ा फ़ैन था, और जो अच्छा लगा तो बस, बाकी डैडी ने म्यूज़िक सिखा दिया और कुछ ना कुछ होता गया, सलमान भाई ने ब्रेक दे दिया तो वो गाने चल गए, बाकी आप लोगों का सबका साथ मिला। तो सच्चाई तो यही है, बिकॉज कितना भी कोई उसको एनालाइज करे, सच्चाई ये है कि कोई गुड विशेस होती है जो इंसान को दुआओं में मिल जाती है और हो जाता है ये सब, बिकॉज अदरवाइज कैसे हो सकता है इतना। अगर मैं एक सवाल पूछूं, हिमेश दो बंदे हैं, एक हिमेश है, एक हिमेश रेशमिया, दो बंदे हो गए। पर्सन यू सॉ हिमेश रेशमिया, नो ही इज हिमेश, इज माय ब्रदर, माय फ्रेंड, बहुत पुराना जानते हैं एक दूसरे को। हिमेश रेशमिया के बारे में क्या समझता है? हाउ ही वुड डिफाइन हिमेश रेशमिया? You want to know? ये तो बहुत अलग सवाल है, मुझे किसी ने पूछा ही नहीं ये बात एक्चुअली। हम वही पूछेंगे जो किसी ने नहीं, बिकॉज मैं ये देखता हूँ कि ये चाहता क्या है यार एक्चुअली, बिकॉज एज अ कंपोजर मैं कुछ ना कुछ अलग करना चाहता था। तो जब बहुत जब ज़माना आया तो मैंने तेरे नाम किया, और जो हुक्का बार करने के बाद मैंने प्रेम रतन किया। और सिंगिंग में भी मुझे एक जो जोन था वो कहीं ना कहीं जो नेजल सिंगिंग का था उस पर कॉन्फिडेंस था। तो कहीं ना कहीं जब हिमेश द ह्यूमन बीइंग, हिमेश द सेलिब्रिटी को अगर जज करता है तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव किस्म का आदमी है हिमेश रेशमिया। कि वो जैसे मैंने सिंगिंग में डेब्यू कभी अपना नहीं किया, कोई भी ऐसे जोन में जहाँ पर वो नेजल सिंगिंग ना हो। अदरवाइज यूजुअली बहुत सारे, क्योंकि हम लोग म्यूजिक सिटिंग्स करते थे तो सारे प्रोड्यूसर्स ने हमेशा कहा कि व्हाई डोंट यू सिंग वन सॉन्ग,
बट मेरा ये था कि मुझे वो जोन तभी करना है जब कन्वेंशनल सिंगिंग का दौर अनकन्वेंशनल सिंगिंग के लिए बदल रहा है. तो ऑडियंस प्रिपेयर्ड थी जब आशिक बनाया आया एज अ सिंगर, विच आई न्यू. अगर मैं तेरे नाम के ज़माने में आशिक बनाया करता तो वो नहीं चलता. तो वो कैलकुलेशन थी. तो कभी कभी मुझे लगता है कि इतनी कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आपका माइंड में सवाल क्लियर है कि आपको पहुंचना कहाँ है, तो आपको उसका आंसर खुद मिल जाता है. तो वो चीज़ अच्छी भी है और नहीं भी अच्छी है. बट मेरे साथ मैंने ऐसे ही प्लान किया है कभी. तो वो आई डोंट नो अच्छा, क्योंकि कितनी बार मैं दूसरों की जब जर्नी सुनता हूँ जो ऑलवेज बहुत इंस्पायरिंग होती है, तो मुझे ऑलवेज ये लगता है कि इतनी कैलकुलेशन कभी कभी अच्छी नहीं होती है. बट मेरे लिए यही मुझे लगता है कि बिकॉज देर यू नो आपको कहाँ पहुँचना है वो क्लैरिटी अगर माइंड में हो तो आप अपना स्टेप उसी तरीके से लेते हैं. क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई आप कौन से एरा में, क्योंकि हर चीज़ अपने जोन में बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसका एक टाइम होता है और वो टाइम पे यू हैव टू यू नो वो प्रोडक्ट लाना चाहिए. ये मेरा ऑलवेज ये रहा है कि अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो उसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सिर्फ इट इज़ नॉट कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट, बिकॉज अभी भी कितने गाने आते होंगे कितने नए लोगों के जो बहुत अच्छे होंगे लेकिन वो नहीं चलते बिकॉज दे आर समवेयर नॉट इन सिंक विद द एरा. दैट्स द ओनली थिंग. सो फिर उसका रिजल्ट नहीं मिलता. बट अगर आदमी की एक्सपेक्टेशंस नहीं है किसी की कि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, मुझे अप्रिसिएशन अपने दोस्तों से मिल गया है या अपने कुछ फैंस से मिल गया है तो देन फाइन. सो आपका अपना आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, आपका आंसर उसी पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए. तो ये मैं जो साइड देखता हूँ हिमेश रेशमिया सेलिब्रिटी का इतना सोच कर करने का, वो हिमेश द ह्यूमन बीइंग को लगता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अब है. हर इंसान में, हर कलाकार में एक दिल होता है और एक दिमाग होता है, और इन दोनों का साथ साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है. आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो आपकी क्रिएटिविटी है, कला है, वो दिल से आती है, आत्मा से आती है. और जो दिमाग है उसको उसके क्राफ्ट को समझता है, उसकी मार्केट को समझता है, उसके सुनने वालों को, उनकी पहचान को समझता है. तो दिमाग जो है वो हमेशा क्राफ्ट ही बात सोचेगा, प्रैक्टिकली बात सोचेगा, और दिल तो कहीं भी उड़ेगा. ये तो दिल है जी, दिल तो बच्चा है जी. हाँ है. तो आपका मैं देखता हूँ आपके गानों में, हालांकि you try to compete the best of excellence in craft also, because जब भी मैंने आपके साथ म्यूजिक सेशन किए हैं, 2 फिल्में बनाई हमने साथ में, एतराज़ और 36 चाइनाटाउन. तो इनके सेशन में जब देखता था मैं, तो मैं जब इनके म्यूजिक सेशन में जाता था तो ये पहले म्यूजिक कंपोजर लगे जो कि मुझे गाना सुनाने से पहले, मैं जब हॉल में पहुंचा, उनके घर पहुंचा, तो कुछ 15 म्यूजिशियन थे साथ में. और कभी ऐसा हुआ नहीं था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी हो या रहमान हो या कुछ, कि वो सिर्फ अपना बाजा तबला लेके बैठे थे और ट्यून सुनाते थे. लेकिन मैंने देखा कि 15-20 म्यूजिशियन की क्या ज़रूरत है, जबकि गाना भी सुनना है और हम दोनों ने डिसाइड करना है कि इसको कैसे आगे लिया जाए. लेकिन फिर 2-3 मीटिंग के बाद मुझे बात समझ आई कि अब जब उस 20 म्यूजिशियन के साथ भी रिहर्सल चल रही है, अभी इट्स इन द मेकिंग, इट्स नॉट ए स्टेज परफॉर्मेंस, कि जब आप गाते थे तो मुझे लगता था एक बच्चा गा रहा है. जब गाना सुनाता था मुझे तो ऐसा लगता था एक आत्मा गा रही है, और ये सब क्राफ्टी मैन बैठे हुए हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं. अब मुझे ये समझ में आया कि एक प्रोड्यूसर आया है सुभाष घई, उसको बेचना भी है, कहीं उसको अकल ना हो तो कम से कम ये तो समझे कि इसमें ऑर्केस्ट्रा भी है. तो मैं समझ गया उस बात को. लेकिन वो जो पैशन था म्यूजिशियंस का भी, लेकिन मैंने कभी आपको ये नहीं देखा कि म्यूजिशियंस ओवर टुक यू आर ऑलवेज देयर. आधा पागल है वैसे ही है.
और वो पागलपंती ही जो है वो आपका दिल है, वो आपकी आत्मा है। ये जितनी भी शोमैनशिप है, जितनी भी डेकोरेशन है, जो ऑर्नामेंटल हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, ये ज़रूरी हैं, कपड़े पहनने भी ज़रूरी हैं अच्छे, लेकिन दिल से जो आपकी कंपोजिशन निकली है और फिर उसको जब उसने गाया है वो तो तबाही है। सर मुझे ऑलवेज जब एज अ कंपोज़र जब जिस एरा में मैं आया तो मुझे ये था कि हाउ डू आई एंटर विथ सक्सेस। तो मेरे हर इंसान अपने मम्मी डैडी के लिए, अपने फैमिली के लिए वांट्स टू बी सक्सेसफुल एंड मेक देम प्राउड। तो मेरे लिए ये था कि मैं 300 गाने लेकर ही आया था और मैंने अपने लॉट्स बना लिए थे कि ये गाने ओके ऐसी एक हॉन्टिंग फिल्म में जाएंगे तो ऐतराज़ के लिए ऐसे गाने होने चाहिए। अगर एक बहुत ही दुखी आदमी हो, उसकी कहानी हो, तो तेरे नाम के गाने होने चाहिए। क्योंकि फिल्में देखी थी और फिल्मों में हमें नए सिचुएशंस नहीं मिलते थे और कहीं ना कहीं मुझे ऑलवेज़ ये लगा कि वो गाने अगर मेरे रेडी हैं और सिचुएशन पे, जो बहुत ही सेल्फिश बात है एक कंपोज़र के लिए कि वो सिचुएशन का ध्यान नहीं रखता है। तो मैंने कुछ चीज़ों में रूल्स तोड़े हैं क्योंकि मेरे लिए ये था कि अगर मैं सिचुएशन के लिए ही अगर म्यूज़िक बनाता रहूँगा तो कहीं ना कहीं वो फिल्मों को बहुत फ़ायदा दे जाएगा, लेकिन मेरा पर्सनल आई विल जस्ट बी वन ऑफ देम टू सपोर्ट दैट फिल्म। और मेरा वो इरादा था ही नहीं, क्योंकि मैं पहले जब आया तो मैं एज अ सीरियल प्रोड्यूसर इसीलिए आया कि मैं उन फिल्मों में ज़्यादा म्यूज़िक दूँ जहाँ पर म्यूज़िक स्टैंड अलोन में याद रहे। अदरवाइज इट वुड वो तरीका थोड़ा सा गलत था। बट आई यूज़ टू टेल दिस टू माई प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स पहले ही कि भाई आपको अगर ये चाहिए तो ये 5-6 गाने साथ में ये आपको फिल्म में फिट कर लो, और वो फिट करके वो गाने अगर चलेंगे तो मेरे दिल में ऑलवेज ये था कि इट विल बेनिफिट मी मोर देन जस्ट मेकिंग इट फॉर द सिचुएशंस। बिकॉज मैंने कुछ कंपोजर्स को पहले देख लिया था कि दे हैड मेड सच फैंटास्टिक म्यूजिक, बट एक सक्सेस की जो जर्नी होती है उनको उनका ड्यू शायद नहीं मिला। बिकॉज कहीं ना कहीं उन फिल्मों में वो एक्टर्स का, वो प्रोड्यूसर्स का, वो डायरेक्टर्स का, वो शूट का, वो मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा हाथ था। तो इसलिए जैसे मैं ऑलवेज़ ये समझता हूँ कि जैसे सलमान भाई की जो फिल्में हैं उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तेरे नाम हो या जुम्मे की रात हो, ये सब गाने सलमान खान कैरी कर रहा है। मैं म्यूज़िक देता तो भी सुपर हिट होता, कोई और देता तो भी सुपर हिट होता। ये मैं फर्स्ट डे से जानता था, समझता था, क्योंकि वो अच्छा, क्योंकि ही कैन कैरी एनीथिंग, इज़ अ सुपरस्टार। तो मेरे लिए ये था कि जो फिल्में, जो प्रोड्यूसर्स, जो डायरेक्टर्स बिल्कुल माने लोग अगर उन बहुत छोटी फिल्में हैं या उनका बहुत बड़ा कोई वजूद नहीं है, उस फिल्मों में म्यूज़िक दूंगा तो मेरी पहचान बनेगी, जैसे आशिक बनाया आपने और अवार्ड भी उसी पे मिले। तो वो मेरा पहले से दिल में था। बिकॉज कहीं ना कहीं एक था कि अगर मैं अकेला आता हूँ, अगर हीरो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, मार्केटिंग बिल्कुल ख़राब है, पिक्चर बहुत ही छोटी है, शायद बराबर थिएटर में लगे भी नहीं, तो क्या म्यूज़िक हिट हो सकता है? तो फिर मैं अपने आप को उसमें बहुत चैलेंज करता था। तो मेरे लिए ये हमेशा होता था कि यार ऐसी फिल्मों में ज़बरदस्त म्यूज़िक अगर मैं देता हूँ तो मैं अपना टेस्ट ऑलवेज करता था। या तो फिर तो हीरो है, हीरो तो सुपरस्टार है, वो तो कोई भी म्यूज़िक चला लेगा, डायरेक्टर है कमाल चला लेगा, प्रोड्यूसर है, तो वो फिर आपका क्या है? नॉट दैट जो अच्छा म्यूज़िक देते हैं बड़े बड़े डायरेक्टर्स या एक्टर्स के लिए वो कोई कम है, तो बहुत मेहनत करते हैं वो और उनका बहुत बड़ा रोल होता है। बट देन ही इज़ जस्ट वन मेजर टीम मेंबर, ही इज़ नॉट द ओनली वन। मेरे लिए ये था कि कोई ना हो तो भी क्या वो म्यूज़िक स्टैंड अलोन चल सकता है, ये मेरे दिमाग में ऑलवेज था और वो मैंने ट्राई किया और वो लकीली चल गया। तो एक अलग तरीके से सोच थी, राइट रॉन्ग मैं जानता नहीं था, बट आई वॉज ऑलवेज आई न्यू वेयर आई वॉन्टेड टू रीच। सो मुझे ऑलवेज़ यही लगता है कि जैसे क्योंकि आज हम जैसे इंडियन आइडल में भी बच्चों को या जो भी यंगस्टर्स हैं कभी भी आते हैं इंडस्ट्री में, वो उनके लिए मैं ऑलवेज़ मुझे लगता है कि वो रास्ता
वो अगर उन्हें पता हो कि भाई ये बेस्ट काम तो करना है, मेहनत तो करनी है, अच्छा काम करना है, वो तो गिवन है, वो तो कंपलसरी ब्लाइंड है। बट उसके अलावा वो जानना भी बहुत ज़रूरी है कि उन्हें कहाँ पहुँचना है, और कहाँ पहुँचना है तो जर्नी सामने दिख जाएगी, क्योंकि कुछ स्टेप्स आप फिर नहीं ले सकते हो। You see, he has been a unique personality in the music industry of Hindi cinema or Hindi albums, who worked on a stand-alone music composer, singer. बहुत कम था उस समय, सब लोग म्यूजिक को फॉलो करते थे, सिचुएशन फिल्म को। और सबसे अच्छी बात यह कि उसके लिए स्टैंड अलोन के लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरी बात है जो इन्होंने कही शुरू में, आपको भी समझ लेनी चाहिए। स्टैंड अलोन म्यूजिक कंपोजर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास बहुत बड़ा बैंक होना चाहिए गाने को। When he said कि 300 गाने का बैंक बनाया मैंने, खुद बना के रखे कि भैया ये नो इमोशंस हैं, ये एंग्री है, ये लव्स है, ये भक्ति रस है, ये श्रृंगार रस है, ये इस आपको कौन से रस का गाना चाहिए, मैं आपको 4 गाने सुना सकता हूँ। ये पहला कंपोजर था जिसमें हिम्मत थी बात करने। और फिर वही होता था कि अल्टीमेटली हिज म्यूजिक इन मूवीज हैज़ ए पैरेलल डिग्निटी ऑफ दिस, पैरेलल डिग्निटी रही, एक स्टैंड अलोन डिग्निटी मिली उनको। तो उसके लिए आपको ये नहीं होना चाहिए कि मेरे जब गाना मुझे कोई देगा तो मैं करूँगा। आपको डेली प्रैक्टिस करके करते 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 बैग बनाते जाइए, बनाते 100 बनाएंगे तो 10 चलेंगे, 10 बट वो कभी ना कभी काम आएंगे। आपके काम आए। 15-15, 20-20 साल पहले की कुछ धुनें हैं जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं और सुपर हिट होती है। और बिकॉज वो बेसिक, खाली प्रोग्रामिंग चेंज हो जाती है, प्रोडक्शन चेंज हो जाता है, बट अदरवाइज जो बेसिक ट्यून्स है अगर आप देखें तो लास्ट 60 इयर्स से ट्यून्स एंड वर्ड्स दे हैव जस्ट नॉट चेंज्ड एट ऑल। आई मीन क्लासिक्स आर क्लासिक्स, सो स्टॉक कोई भी लेकिन हिमेश भाई मेरे को एक बात पूछनी है आपसे। जी सर। कि 70s का जो म्यूजिक था, 1970s, फिर 1990s का म्यूजिक हुआ, अभी 2020 का म्यूजिक है, यू नो 20-20, 30 साल के बाद। इन तीनों के बारे में आपका क्या टेक है कि 70s का म्यूजिक, 90s का म्यूजिक और आज का म्यूजिक, ये कैसे ग्रो हुआ, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, और क्या, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सो 70s का जो म्यूज़िक है वो प्योर जो एक हिंदुस्तान का म्यूज़िक है, बिकॉज वेस्ट का कोई वो बहुत ज़्यादा हम पर हावी नहीं था। 1% अगर था तो बैक ऑफ द माइंड हो सकता है फॉर सम एज एन इंस्पिरेशन, बट 70s का वी वर स्ट्रेट कनेक्टिंग टू कमर्शियल हार्डकोर फिल्म्स। जो फिल्म का जो एक डिमांड है, जो स्केल है, वो हम सेटिस्फाई करते थे विद ग्रेट मेलोडीज, perfect lyrics, great singing. But that is the era where the composers were never confused ever, or the producer or the director, because they had only 5 mainstream singers जिन पे ही गाना आना है। ऐसा है ही नहीं कि कोई और सिंगर कहीं है, और ना वो सिंगर जो बहुत अच्छा है जयपुर में जन्म लेता है या कोई गुजरात में जन्म लेता है, वो ये सोच रहा है उस ज़माने में कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आऊँगा। वो सिंगिंग करता है लेकिन वो कोशिश भी नहीं करता, वो जॉब ले लेता है, वो काम करता है। 5 सिंगर्स हैं हु आर रूलिंग एंड दे आर सो गुड। तो आपका जो कन्फ्यूजन का जो दायरा है वो पूरा बदल जाता है। ये 70s है कि मुझे मालूम है कि ओके मुझे लता जी के लिए एक धुन बनानी है, किशोरदा के लिए, रफ़ी साहब के लिए, आशा जी के लिए, और वो 90% वो लोग इतने ग्रेट थे कि उस गाने को वो सजा देते थे। एंड देन द कंपोज़र वो इतने सीखे हुए थे कि वो कंपोज़र उसमें ब्यूटीफुल धुन बनाते थे, एंड ग्रेट म्यूज़िक 70s में आता था विदाउट एनी कन्फ्यूजन। 80s से एक शुरुआत हुआ जहाँ बप्पीदा ने वेस्ट को यहाँ पर बहुत वो लेकर आए, और एक यूथ के साथ बहुत अलग कनेक्ट हुआ, म्यूज़िक चेंज हुआ, उसमें पायरेसी शुरू होने लगी 80s में बहुत ज़्यादा। तो म्यूज़िक का बिजनेस चेंज हुआ, तो म्यूज़िक का जो लेने वाले थे उनका टेस्ट चेंज हुआ। 90s अगेन ब्रॉट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मेलोडीज बैक टू म्यूज़िक, बिकॉज 5 superstars were born who were very young and doing love stories. Salman bhai, Shah Rukh,
Bhai and Amir Khan, Ajay Devgan, Akshay Kumar. So these 5 young heroes came with the era of great music. तो young heroes थे तो love stories बननी थी तो again 90s का वो music था, but 70s was all about action and drama. So music was different. 90s was all about beautiful melodies. सबसे जो एक सक्सेसफुल दौर है वो 90s है. सो 2000 में अगेन इट वाज एक चेंजिंग ट्रांजिशन था जहाँ पर ये कंप्लीटली जिस नेजल सिंगिंग को अनकन्वेंशनल माना जाता था वो कन्वेंशनल हो गया. वेयर आई ब्रॉट कंप्लीट इट वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन कि भाई ये ऐसी म्यूज़िक भी विथ वेरी वेरी टेक्नो बीट्स. क्लब में एक आदमी है आशिक बनाया जैसा दर्द भरा गाना वो क्लब में गा रहा है और खुद रो रहा है और ऑडियंस क्राउड में चीयर कर रही है. सो दिस होल contrast of emotions was taking over. And then now more and more we are inspired by the West. There are 7 lakh, 8 lakh singers. So 7 lakh singers. yeah, 7 lakh singers in the market. Really? Yes. And everyone wants to be a singer. So वो Bollywood उसमें सिर्फ मैं हूँ एक 7 लाख. तो फिल्म इंडस्ट्री में आज 30 या 40 फिल्में हैं उसमें जगह भी कम है. तो आपको इंडिपेंडेंट म्यूज़िक को ही बढ़ावा देना है और एक्चुअली उसमें योर ओन पर्सनैलिटी बिकॉज इट्स नॉट म्यूज़िक विच इज़ ओनली गोइंग टू बी हर्ड. इट्स नॉट गोइंग टू बी प्लेबैक एनी मोर. लाइक माइकल जैक्सन ने कभी भी टॉम क्रूज के लिए नहीं गाया है, उसने अपने लिए गाया है. तो इसीलिए हर म्यूजिशियन ने अपने लिए गाना पड़ेगा और उसको अपने लिए कंपोज भी करना पड़ेगा. बिकॉज आज कोई सिंगर बहुत अच्छा है लेकिन वो कंपोज़र ढूंढेगा कहाँ जो उसकी आवाज़ में, क्योंकि इतने सिंगर्स हैं. तो कहीं ना कहीं जैसे अब्रॉड में होता है वो कंपोज़र्स भी खुद होते हैं, वो अपने लिए अपनी आवाज़ के टेक्सचर के लिए जो वो गाना बनाते हैं और वो गाने को अपने पर्सनालिटी के साथ वीडियोस के ज़रिए उसे बाहर लाना है और उसमें एक्सीलेंस करना पड़ेगा. तो इट इज़ अ वेरी इजी टू गेट अ ब्रेक नाउ बिकॉज सोशल मीडिया की वजह से सब हम जुड़ चुके हैं, लेकिन सस्टेन करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. फिर अगले साल फिर और 25-30-50 हज़ार सिंगर्स आएंगे एंड बट ग्रोथ भी उतनी है और वेस्ट से हम लोग बहुत इंस्पायर्ड हैं. तो जो इंग्लिश में गाते हैं वो एक मुझे लगता है कि एक कोई ऐसा स्टार जन्म लेगा जो इंटरनेशनली इंग्लिश गाना हिंदुस्तान से गाएगा और बहुत बड़ा स्टार बनेगा जो अभी तक हो नहीं पाया समाओ उस लेवल का. सिंगिंग की है यहाँ पे बहुत अच्छा गा रहे हैं कुछ सिंगर्स जो इंग्लिश में बहुत अच्छा गा रहे हैं और बिल्कुल इंटरनेशनल इंग्लिश जो 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 होना चाहिए उनका एक्सेंट या उनका जो डिक्शन है सब कुछ. लेकिन वो अभी एनी मोमेंट वो भी ट्रांजिशन आएगा तो वो वेट करना पड़ेगा. इसलिए कितनी बार कई म्यूजिशियंस से हम मिलते हैं तो उनको लगता है कि वो हो नहीं रहा है जबकि म्यूज़िक वो अच्छा कर रहे हैं बिकॉज एक्चुअली बहुत लोग आ गए हैं. दैट इज़ दैट. सो वो चैलेंज यहाँ पर पहले आना और ब्रेक लेना बहुत मुश्किल था, ब्रेक लेना बहुत ईजी हो गया है बट ब्रेक लेकर सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट है. सो दैट्स द कंप्लीट चेंज. Inesh bhai, we have music school children here. See, और सब ये सीख रहे हैं म्यूज़िक कंपोजिशन, म्यूज़िक प्रोडक्शन. तो मैं इनकी तरफ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी 3 पहली बातें हैं जो कि हमें म्यूज़िक कंपोजिशन में या प्रोडक्शन में बहुत ध्यान रखनी चाहिए कुछ भी हो जाए. कंपोजिशन में मुझे लग रहा है कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इज़ कि जो भी आपकी जो फ्रेजिंग हो वो फ्रेज जो आपके दिल में एज अ कंपोज़र है, अगर अनकन्वेंशनल है तो भी, अगर कन्वेंशनल है तो भी, बट जो भी उसे गाए, अगर आप खुद गा रहे हैं तो बेस्ट है बिकॉज अगर आप सिंगर हैं तो उसको आप और अच्छी तरह निभा सकेंगे बिकॉज इट्स देयर इन योर माइंड. बिकॉज अब डिफरेंट फ्रेजेस बन रहे हैं, कन्वेंशनल से अनकन्वेंशनल भी हो रहे हैं. तो
आप या अगर किसी और से गवा रहे हैं तो फिर एग्जैक्ट जो कॉम्पोजिशन है उसको गवाना बहुत ज़रूरी है. यू कैन नॉट लीव इट कि भाई आप गा लो, सिंगर तुम इम्प्रोवाइज कर लेना, बिकॉज वहाँ पर वो जो आत्मा से आपने बनाया है, जो फील आप कंपोजर ने जो बनाया है, वो जब सिंगर गाता है वो वेरिएशन बहुत ग्रेट हो सकता है, बट वो वेरिएशन है. वो वेरिएशन तब वर्क करेगा जब ओरिजिनल सुपर हिट हो चुका है. मैं कोई भी नोट्स, बट बेसिक जो आपने उसका जो जर्म जो फील किया है वो सिंगर से फिर एग्जैक्ट आप गवाइए, और सिंगर भी बहुत खुश होगा अगर आप वैसा गवा सकेंगे उनको. तो वो गवाने में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो, अदरवाइज वो कंपोजर की जो नोट्स है वो दिल में रह जाएगी, सिंगर ने गाया कुछ और है और वो अच्छा लग रहा है क्योंकि वो अच्छा सिंगर है तो अच्छा ही गाएगा वो, लेकिन वो वेरिएशन है. तो वो कॉम्पोजिशन वर्क करनी है, बिकॉज सिंगर तो 10 गाने गाएगा, सिंगर वो कॉम्पोजिशन वर्क करती है. इसीलिए हिट सिंगर का फ्लॉप गाना भी आता है, क्योंकि वो कंपोजर की जो नोट्स है वो हिट या फ्लॉप होती है. तो वो नोट अगर चेंज हो गई तो फिर वो सक्सेस में, या वो कनेक्ट, जो इमोशनल कनेक्ट है गाने का, वो निकल जाएगा. सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई फील. एंड देन द प्रोडक्शन शुड ऑलवेज फॉलो द सॉन्ग रादर देन द सॉन्ग where the production, I mean the tune is following the production, which is always a rule. I mean, first is the tune of the song and then we program it accordingly. And third, I very very strongly feel that since it's a visual medium, तो अब आर्टिस्ट्स को एक्टर्स की तरह ही सोचना पड़ेगा, वेयर दे हैव अ पर्सनालिटी. बिकॉज मैं सिर्फ प्लेबैक सुन ही नहीं रहा हूँ अभी, क्योंकि अब गाने ऑडियो में आते हैं लेकिन वो रीच नहीं कर रहे हैं, आते हैं लेकिन वो रीच नहीं कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं आपकी विजुअल पर्सनालिटी के साथ कनेक्ट करके ही आप कनेक्ट करोगे गानों को. अभी आप जिनके भी म्यूज़िक में फैंस है, अब्रॉड के आर्टिस्ट हैं या इंडिया के आर्टिस्ट हैं, उनको आप विजुअली जानते हो, तभी आप कनेक्ट कर रहे हो. तो वो विजुअली जो भी आपकी पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी में अपीयरेंस का मैं कह सकूँगा कि कोई बहुत ग्रेट बात नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए या फॉर्चुनेटली जो भी है, जैसे अब्रॉड के रॉक स्टार्स हैं या इंडिया के बहुत सारे स्टार्स ने अपनी एक पर्सनालिटी बनाई है, वो पर्सनालिटी, अपीयरेंस, फेस वैल्यू विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द सक्सेस फॉर दैट सॉन्ग टू रीच इट्स डेस्टिनेशन. Beautiful, big, super, supportive line. The first thing, the relation with the singer's point of view, say composition, then the quality of the production should not dominate the tune, and then finally you must not forget that finally it is again it has become a visual art. So according to visual also, you have to take care of the things. तो ये सब बातें होने के बाद मैं अगर आपसे एक पर्सनल बात कहूँ तो बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं सर, बिंदास. अगर मैं आपको एक लाइन दूं तो उसको कैसे उसको कंपोज करेंगे? लाइन मेरी ये है, बट डायरेक्टर भी आएगा, ये सब उसको फॉलो करें ना. मेरे डैड ने तो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि 3 रेंज होनी बहुत ज़रूरी है एक गाने में, कोई भी गाने में 3 रेंज, ताकि उसके सारे डायनामिक्स जो होते हैं कंपोज़र के दिल में वो आना बहुत ज़रूरी है. बट अगेन कुछ जगह हमें रूल तोड़ने भी पड़ते हैं जहाँ पर हम नहीं ज़रूरी होती है 3 रेंज. एक ही रेंज में भी आप गाना बना सकते हैं. बट जो कन्वेंशनल हमारा जो फॉर्मेट है हिंदी फिल्मों के म्यूज़िक का, उसमें 3 रेंज अगर कवर हो जाए तो वो जब हम फाइनल में जब एक गाना सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा वो, बिकॉज वी विल नेवर, वो मोनोटोनी जो है वो टूट जाती है उससे. एक दो गाने हैं हमारे पास, उसकी कुछ कहानी जानना चाहते हैं, जो इतने बड़े पॉपुलर हुए, उसकी कुछ तो सीक्रेट भी होते हैं उसके पीछे. तो मैं कहूँगा हमारे एवी भैया से एक गाना चलाओ यार. पहले आशिक बनाया.